अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदिस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। आज हफ्ते का पहला दिन है। पिछले हफ्ते जो मार्केट की कुछ अपडेट्स हुई हैं उस हवाले से एक छोटा सा रिमाइंडर होगा। ये हफ्ते और इतवार को कौन सी मेजर अपडेट्स हैं उनका मैं आपके साथ एक मालूमात शेयर करूँगा। फिर आइंदा इस हफ्ते कौन कौन सी मेजर अपडेट्स हैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा। और पिछले 24 घंटों में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, वो सब आपके साथ शेयर करके साथ में अपना तज़िया शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये हाल फिनी इन्होंने आज से 9 साल पहले पहली बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन इन्होंने रिसीव की थी। कुछ थ्योरिस्ट के मुताबिक हाल फिनी ही सतोशी नाकामोटो है, क्योंकि हाल फिनी जब फोत हुआ और उसने अपनी डेड बॉडी का जो क्रियो प्रिजर्वेशन करवाई, जिसमें डेड बॉडी को इस तरह प्रिजर्व किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जा सके तो उस वक्त वो ज़िंदा और सतोशी नाकामोटो दोबारा मंजर यहाँ पे आ जाए। बहरहाल ये बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है उसमें बहुत पॉपुलर ये पर्सनालिटी है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों की थ्योरी ये है कि शायद यही सतोशी नाकामोटो है। अच्छा, पिछले जुमे वाले दिन मैंने आपको बोला था जेरेमी पॉल की स्पीच, वो स्पीच थोड़ी हॉकिश थी। हॉकिश स्पीच होने के बावजूद अगर आप देखें तो पिछले 10 दिनों से बीटीसी की प्राइस ने अपनी 26,000 की पोजीशन को मेंटेन किया हुआ। थोड़ी देर के लिए नीचे जाती है लेकिन फिर उसके बाद प्राइस जो है वो 26,000 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो, क्योंकि वोलेटिलिटी ना होने के बराबर है। ये देख रहे हैं पीछे जो प्राइस जो है 29,000 की प्राइस को ब्रेक की है और 17 अगस्त को गालबन उसके बाद प्राइस मुसलसल एक ख़ास रेंज में बड़ी बड़ी विक बनाती हुई आपको नज़र आ रही है। प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है हाकी स्टेटमेंट के बावजूद। बहरहाल ये हफ्ता जो है, इस हफ्ते कुछ यूएस गवर्नमेंट का मैक्रो डाटा आना है। उसका डाटा जो सितंबर के महीने में इंटरेस्ट रेट है उसकी पॉलिसी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। मुझे नहीं लगता मज़ीद उस मैक्रो साइड से कोई बीटीसी की प्राइस पे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा। हाँ, प्राइस पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो मेजर अपडेट जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ब्रिक्स के हवाले से, मुझे पूरी उम्मीद थी, जितना मैंने स्टडी किया इस हवाले से, उम्मीद थी कि शायद इस समिट में ब्रिक्स की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी गोल्ड बैक करेंसी अनाउंस कर देंगी। वो गोल्ड बैक करेंसी तो अनाउंस नहीं हुई। गो के इस ब्रिक्स के में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मोर दैन 80% जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है दुनिया की वो इस ब्लॉक में शामिल हो गई हैं। गो के इनमें से मेजॉरिटी कंट्रीज़ ने इस बात से इत्तेफाक किया कि हमें जो एक दूसरे के साथ ट्रेड है उसके लिए हमें डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस पर भी इत्तेफाक राय नहीं हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट है इसका भी इम्पैक्ट बीटीसी की प्राइस पे इसी वजह से नहीं नज़र आया, क्योंकि जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जिस तरह की तवक्कुआत थी इस ब्रिक्स समिट से, उस तरह के नताइज नहीं निकले। दूसरा, पिछले ही हफ्ते की अपडेट है कि जेपी मॉर्गन के जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास है। इन अदर वर्ड्स जो मैं इसको समझाऊँ, वो कह रहे हैं कि बीटीसी की प्राइस ऐन मुमकिन है मज़ीद नीचे डिप ले, और अगर ये नीचे डिप लेती है तो उसके बाद प्राइस जो है वो अपना बॉटम दे चुकी है और उसके बाद प्राइस जो है वो पंप करेगी। ओबियसली ये उसका एनालिस्ट का ये प्रेडिक्ट करना, जो क्रिप्टो मार्केट की ऑन चेन एनालिसिस है वो भी इसी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो फंडामेंटल चेंजेस हो रही हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में या आउट ऑफ क्रिप्टो मार्केट, जो कि क्रिप्टो मार्केट पे इम्पैक्ट छोड़ती है, ये उसकी बेस पे सारा एनालिसिस है। और दूसरा, ग्रे स्केल का फ़ैसला पिछले हफ्ते इंतज़ार करते रहे हम, वो फ़ैसला जज ने नहीं सुनाया। अब कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि शायद आज मंडे है, कल ट्यूसडे से फिर आगे 2-4 दिन तक हम उम्मीद करेंगे कि शायद इस हफ्ते फ़ैसला आ जाए। उस फैसले के 2 इम्पैक्ट हो सकते हैं मार्केट के ऊपर। अगर तो ग्रे स्केल फ़ैसला विन कर जाता है तो ये मार्केट के लिए एक, जैसे XRP के फ़ैसले ने क्रिप्टो मार्केट को पंप किया था, ये ग्रे स्केल के इस फैसले की वजह से भी मार्केट पंप करेगी। अगर ग्रे स्केल का फ़ैसला अगेन फिर पेंडिंग हो जाता है तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रे स्केल फ़ैसला हार जाता है और SEC जीत जाता है तो फिर वो जो जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है कि प्राइस मज़ीद नीचे जा सकती है। अब नीचे कहाँ तक जा सकती है? ओबियसली जो मेरा अंदाज़ा है कि जो इस वक्त बीटीसी की रियलाइज प्राइस है 21,000 और 20,000 की रेंज, नेक्स्ट डिप जो है इस प्राइस पे आपको नज़र आ रहा है। और कुछ एनालिस्ट को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे जी कि 24,000 की प्राइस जो है वहाँ पे लिक्विडेशन अच्छी खासी है, वो हीटेड है वो वाली रेंज 24,000 की। तो 24,000 की रेंज जो है वो अगले चंद दिनों के अंदर अंदर नीचे जाती हुई लाजमी नज़र आएगी और वहाँ पे अकाउंट जो है ट्रेडर्स के वॉश होंगे। अच्छा, और मेजर अपडेट जो इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है जुम्मे और हफ्ते को, जुम्मे वाले दिन
आई शेयर का जो बिटकॉइन ट्रस्ट है उसका फैसला आना है, बिटवाइज का आना है जुम्मे वाले दिन, और ब्लैक रॉक का फैसला आना है हफ्ते वाले दिन। ये जो हफ्ता है इन दोनों मोस्ट प्रोबेबली SEC अगेन इन ये जो अप्रूवल की डेट्स हैं इनको मज़ीद एक्सटेंड कर ले, ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता है, दो सिनेरियोज होते हैं जिसके चांसेस बहुत कम हैं कि या वो अप्रूव कर दें या रिजेक्ट कर दें, तो उसका मार्केट के ऊपर एज़ पर द डिसीजन उसी तरह मार्केट पंप और डंप जो है वो कर सकती है। अच्छा, अगली जो मार्केट में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो है जी माइनर्स का रेवेन्यू जो है वो माइनर्स लूज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन की जो हैश रेट है और डिफ़िकल्टी लेवल है वो अपने ऑल टाइम हाई को छू रही है। जब हैश रेट बढ़ती है बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की सिक्योरिटी तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेटवर्क ग्रोथ यानी एक ब्लॉक को माइन करने में कितनी हैश पावर जो है वो यूज़ होती है, ये जितनी ज़्यादा हैश पावर उतना ज़्यादा सिक्योरिटी। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है, एक दूसरी साइड भी है, जितनी ज़्यादा हैश पावर उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी। यानी चूँकि ये बिटकॉइन प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग एक नेटवर्क है, एक कंसेंसस मॉडल है, ये लॉटरी सिस्टम है। इसमें जो माइनर्स अपना रिवॉर्ड लेते हैं वो उनकी कुरानंदाजी निकलती है। यानी ये कमेटी है, अगर एक कमेटी में, जैसे मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया, कमेटी में अगर 500 मेंबर होंगे तो आपके विन होने के चांसेस जो हैं वो कतरे बेहतर हैं बनिस्बत अगर 5 करोड़ मेंबर्स की एक कमेटी होगी। तो जितने ज़्यादा मेंबर्स उतने ही आपके कमेटी निकलने के चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। तो सेम माइनर्स के साथ भी है, हैश रेट अपने ऑल टाइम हाई पे है। सारी दुनिया जो है इस वक्त माइनिंग के पीछे लगी हुई है। आज इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो ये डेवलपमेंट जो है माइनर के ऊपर प्रेशर डाली है। जब माइनर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो दो यहाँ पे सिनेरियो डेवलप होंगे। माइनर जो है इनमें से जो छोटे मोटे जो माइनर्स हैं वो मार्केट से प्रेशर की वजह से आउट हो जाएंगे। तो ये जो माइनिंग का सिस्टम है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हाथ में चले जाएगा, जो कि बिटकॉइन के नेटवर्क और उसके फ्यूचर और ग्रोथ के लिए सही चीज़ नहीं है। और दूसरा, माइनिंग का जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो उन्होंने अपने अखराजात पूरे करने के लिए फिर वो मार्केट में BTC सेल करते हैं, वो BTC अपने पास होल्ड नहीं करते हैं। तो इन दोनों सिनेरियो से ये एक तरह का बेरिश सिग्नल है, ठीक है, मेरी नज़र में। और दूसरा ये वाला जो बेयर साइकिल है, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन ने अपनी हिस्ट्री में इतना बेयर साइकिल नहीं, जो कि 400 दिन से भी ज़्यादा का लंबा ये पीरियड हो गया, और आइंदा भी कोई फ़िलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट एकदम पंप करेगी अनटिल अनलेस ये 2-4 जो फंडामेंटल अपडेट्स होने वाली हैं मार्केट को बुलिश करने वाली, जब तक वो डेवलपमेंट नहीं हो जाती। अगर वो डेवलपमेंट नहीं होती तो मुमकिन है ये बेयर मार्केट मज़ीद लॉन्गर होती जाए। जितनी ज़्यादा ये लटकती जाएगी, ये बुल जो रैली चलनी है, उस वक्त तक मार्केट से इन्वेस्टर का एतमाद जो है वो शैटर होता जाएगा। ये भी ओवरऑल मार्केट के लिए, ख़ुसूसन जब ये इस तरह का मामला होता है तो इसमें जो ऐसे इन्वेस्टर जो कि स्पेकुलेटर्स होते हैं वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो मार्केट में जो वेल्स हैं ये कंट्रोल सारा फिर उनके हाथ में चला जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है मेरी असेसमेंट के मुताबिक, ठीक है। और दूसरा, ये एक और मैं चीज़ चेक कर रहा था, बिटकॉइन में अगर आप बिटकॉइन की प्राइस और रियलाइज प्राइस का अगर आप चार्ट पे जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि जब कभी भी BTC की प्राइस रियलाइज प्राइस से नीचे जाती है, रियलाइज प्राइस में जाके जो ख़ुसूसन माइनर्स हैं वो प्रेशर में आते हैं। और एक बार जब BTC की प्राइस से रियलाइज प्राइस जो है वो BTC की प्राइस रियलाइज प्राइस से ऊपर चले जाती है तो फिर नीचे दोबारा रिटर्न नहीं लेती। ये हिस्ट्री में सिर्फ सन 2020 में हुआ था जब मार्च में कोविड आया था, तो सारी दुनिया की मार्केट्स क्रैश की थी। और यहाँ से ये देखें, रियलाइज प्राइस से नीचे गई है BTC की प्राइस, फिर उसके बाद ऊपर गई है, लेकिन फिर थोड़े अरसे के लिए मार्च के महीने में प्राइस नीचे गई और उसके बाद प्राइस ऊपर। अभी मैं देख रहा हूँ कि BTC की प्राइस ऑलरेडी रियलाइज प्राइस से नीचे ट्रेड होते होते अब प्राइस आ गई है ऊपर। अगर यहाँ पे आप देखें तो क्या प्राइस अब फिर दोबारा रियलाइज प्राइस से नीचे ट्रेड होगी, ये भी एक हिस्ट्री जो है एक तरह की बनेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अच्छा जी, इस हफ्ते में जो टोकन अनलॉक होने हैं उनमें हडेरा का है H बार, उसकी तकरीबन 64 मिलियन के टोकन अनलॉक होने हैं। ऑप्टिमिज्म का टोकन अनलॉक होना है 32 मिलियन का, और सुई टोकन जो है वो अनलॉक होना है। ऑप्टिमिज्म होगा 30 अगस्त को, और उसके बाद सुई होगा 3 सितंबर को, और H बार जो है हडेरा का वो टोकन होगा 1 सितंबर को। ये तो H बार और ऑप्टिमिज्म तो इसी हफ्ते में होंगे, ठीक है। उसके बाद BNB की तरफ आते हैं जी। BNB के पिछले हफ्ते काफ़ी कंसर्न था, मैं आपके साथ इस हवाले से अपडेट भी करता आ रहा था। एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, गो के BNB की प्राइस जो है अपनी 200 की जो
कंसर्निंग प्राइस है उससे ऊपर ट्रेड हो रही है, लेकिन इनकी जो नेटवर्क की ग्रोथ है वो बड़ी तशवीशनाक हालत में पहुंची हुई है। क्योंकि BNB चेन कभी एक वक्त था जब ये इथीरियम की L2 ले 2 का नैरेटिव पॉपुलर नहीं था। उस वक्त BNB चेन इथीरियम के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेन समझी जाती थी। इसकी यूज़र एक्टिविटी, नेटवर्क ग्रोथ, डेली वॉल्यूम, सब कुछ जो है मार्केट की सब चेन से बेस्ट था। लेकिन जब से US गवर्नमेंट और वेस्टर्न मीडिया और ये सारे पावरफुल जो कॉरिडोर्स हैं ये जब से इसके अगेंस्ट हुए हैं, उस वक्त से लेके BNB, बाइनांस ओवरऑल और साथ इसकी चेन, ये सारी देखें यहाँ पे अगर आप देखें फ़िलहाल यहाँ पे 30 डेज़ की परफॉर्मेंस BNB चेन की 10% डाउन, पिछले 6 माह की 28% डाउन। खैर ये इसका ये ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट के साथ है। लेकिन कंसर्निंग चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि पिछले 6 माह का अगर आप डाटा देखें, फ़ीस यानी कोई भी ब्लॉकचेन जो अपनी ब्लॉक से स्पेस रेंट करके फ़ीस जनरेट करती है, वो फ़ीस भी आप मुसलसल गिरती हुई नज़र आ रही है आपको। और उसकी वजह क्या है कि जो डेली एक्टिव यूज़र है वो भी इस चेन का आहिस्ता आहिस्ता क्रैश करता जा रहा है। आई डोंट नो ये कब रिवर्स होगा। जब तक ये चीज़ें रिवर्स नहीं होती उस वक्त तक BNB के जो होल्डर इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। ना सिर्फ BNB बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम में जितने प्रोजेक्ट हैं सबके लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। अनटिल अनलेस के कोई बाइनांस कोई इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं करता जिससे एकदम इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो, तो फिर ये इकोसिस्टम दोबारा जो है वो खड़ा हो सकता है। गो कि मेरा ख्याल है इसी महीने ने अपनी वो जो ग्रीन फील्ड है, शायद 30 अगस्त को इन्होंने अपनी ग्रीन फील्ड जो एक अलग से एक इन्होंने चेन का सिस्टम, बल्कि एक OP BNB चेन भी है, उनको भी एक इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे BNB की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो लेस देन 1 सेंट हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट है जो कि थोड़ी सी एक रोशनी की किरण है BNB के इन्वेस्टर्स के लिए। अदरवाइज़ BNB का फ्यूचर जो है फ़िलहाल मुझे डार्क नज़र आ रहा है। अच्छा, friend.tech का जो क्रेज़ था मुझे ऐसे लग रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ये डोंट क्रिप्टो के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये डेली बाय और सेल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो देखें तो मुसलसल आपको पिछले चंद दिनों में नीचे गिरते हुए नज़र आ रहा है। यूँ समझ लें कि मोर देन 90% ये नेटवर्क जो है वो इस वक्त क्रैश कर गया। उसकी वजह यह है कि जो जितनी रिनाउंड सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिप्टो की, उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया बल्कि तनकीद की अच्छी खासी। और दूसरा, अगर आप DeFi Llama पे भी जाएं तो इनकी जो 24 आवर की फ़ीस है वो भी कहाँ मिलियंस डॉलर पर डे के से नीचे गिर के 1,61,000 डॉलर पे आ गई है। और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती जा रही है। ये आप लोगों के लिए जो इसके इन्वेस्टर हैं friend.tech के ऊपर, उनके लिए एक तरह का मैसेज है। अगर आपने इस हवाले से कोई रीपोजिशनिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। अगली मार्केट की अपडेट है जी, बैलेंसर प्रोटोकॉल भी अगेन एक्सप्लॉइट हुआ है। अगेन का वर्ड मैंने इस वजह से यूज़ किया कि पिछले चंद दिनों से मुसलसल कोई ना कोई किसी ना किसी प्रोटोकॉल में कोई ना कोई हैकिंग की खबर आती रहती है। ठीक है, अब मार्केट की कुछ न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। XRP के इन्वेस्टर और होल्डर के लिए न्यूज़ है कि वेस्टर्न यूनियन ने रिपल ब्लॉकचेन को यूज़ करने का फ़ैसला किया है। वो जो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं उसमें, ये एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरा, मैं आपको माइनिंग के हवाले बता रहा था कि दुनिया जो है कि जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो अब माइनिंग की तरफ इन्वेस्टमेंट करती जा रही हैं। पिछले माह, शायद पिछले चंद हफ्तों महीनों की बात है, मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की थी कि UAE इट्सेल्फ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है माइनिंग के ऊपर। उस हवाले से अबू धाबी का एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया है जिसमें पता नहीं 150 मेगावाट का वो सेटअप लगाएंगे बिजली का, जिस पे वो माइनिंग करेंगे। तो ओमान में ख़बरें हैं कि ओमान भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। जो ओमान का शहज़ादा है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। ख़बरें हैं कि तकरीबन अभी पार्टनरशिप की $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि रफली जो है $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बनती है, जो कि अगस्त इसी महीने में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अब मोर देन $1 बिलियन की ओमान की इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है। दूसरी साइड पे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने अपने मुल्क के अमीर तरीन जो बिज़नेस मैन्स हैं उनको इनवाइट किया है, जिसको बिज़नेस B20 के नाम से इन्होंने बताया। उस B20 समिट में जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया को चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट को जब रेगुलेट करें तो एक यूनिफाइड एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। और दूसरी साइड पे इंडिया का जो बिलियनर है क्या नाम है, मुकेश अंबानी, उनकी जो अपनी कंपनी है रिलायंस,
उनका भी ख़बरें हैं कि उन्होंने भी पिछले हफ्ते या इसी महीने से ब्लॉकचेन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। वो CBDCs भी हो सकती हैं या और कुछ। यहाँ पे हमारा हमसाया मुल्क जो है कहाँ जा रहा है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हमारा ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो इस इंडस्ट्री, इस मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल देखते हैं, और हमारे यहाँ सियासी, मुआशी, अदालती कौन सा बहरान नहीं है जिससे हम गुज़रे हैं। कभी कभी तो मेरा खुद से सवाल बनता है कि हमारे बड़ों ने, खुद से सवाल करता हूँ कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी दी थी इस मुल्क को आज़ाद करके, हमें फ्रीडम, फलाही रियासत बनाने और पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे। खुद से सवाल करता हूँ कि क्या आज वो वक्त है कि यहाँ का मुसलमान, क्योंकि हमारा मकसद बड़ों का इंडिया से अलग होने का यही था कि हम वहाँ पे हमें वो आज़ादी या वो तरक्की के मौके मुयस्सर नहीं जो उनके साथ रह के है। लेकिन मैं आज खुद से अपने आप से सवाल करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, क्या पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान से आपको फाइनेंशियली या किसी भी एंगल से क्या आपको बेहतर नज़र आ रहा है? अगर ये है मसला तो मेरा ख्याल है हमें पॉलिटिकली इस मुल्क को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें वोटिंग के ज़रिए अपने में से ही कुछ ऐसे लीडर्स को इंतखाब करना चाहिए जो हम समझते हैं इज्तिमाई तौर पे हमारे इस मुल्क को और हमारे मुआशरे को उस लेवल पे लेके जा सकता है जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, कुर्बानी दी थी हमारे बड़ों ने। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।